नमस्कार, देख रहे हैं आप बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। हेडलाइंस के बाद देखेंगे खबरें विस्तार से। सबसे पहले भोपाल का रुख कर रहे हैं। निसर्ग तूफान महाराष्ट्र में आमद देने के बाद अब मध्य प्रदेश पर असर डालता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, जबलपुर और सागर संभाग में बारिश की आशंका जताई गई है। तो मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर मध्य प्रदेश में कल देर शाम से ही दिखने लगा है, जिसके चलते तेज हवाएं चली, बारिश का दौर भी शुरू हुआ। राजधानी भोपाल में रात से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो 16 जिलों में बारिश की संभावना और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की आशंका। हमने कल देखा कि किस तरीके से निसर्ग ने महाराष्ट्र में दस्तक दी और वहां पर भारी तबाही मचाई। हालांकि उसके बाद तूफान कमजोर पड़ा। तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने रायसेन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, हरदा, अलीराजपुर, धार और खंडवा में भी येलो अलर्ट जारी किया है। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, उमरिया और मंडला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। इन जिलों में हल्की बारिश और बिजली गिर सकती है। चक्रवाती तूफान के प्रभाव में भोपाल, सागर, विदिशा, सीहोर, देवास, बैतूल, शाजापुर, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, कटनी और जबलपुर में हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। चलिए सीधे हम रुक कर रहे हैं। संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वासु, निसर्ग तूफान ने कल महाराष्ट्र में अपनी दस्तक दी थी और अब कल देर रात से हम देख रहे हैं भोपाल में इसका असर भी दिखने लगा है। वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि वहां पर बारिश हो सकती है? देखिए रोमिता, जो चक्रवाती तूफान है निसर्ग, जिसने मध्य प्रदेश में दस्तक दी है, मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिल रहा है। दरअसल ये जो तूफान है ये महाराष्ट्र और गुजरात के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर बना था, लेकिन ये तूफान इतना ताकतवर है कि इसका असर देश के अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी इसका खासा असर देखने को मिला। हम देख रहे हैं 2 दिनों से जो मध्य प्रदेश में पानी गिर रहा है, तेज़ हवाएँ चल रही हैं। और जब हमने कल मौसम वैज्ञानिकों से बात की थी निसर्ग तूफान के जो इसका मध्य प्रदेश में प्रभाव रहेगा उसके बारे में, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर संभाग हैं, इनके करीब 16 से 20 जिलों के अंदर हम देखेंगे कि जो तूफान है, निसर्ग तूफान है, उसका असर देखने को मिल सकता है। तो भोपाल में जो कल रात से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जो अल सुबह तक हमने देखा वो चलता रहा। तो इस तरीके से जो निसर्ग का तूफान है उसका असर अभी भी मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है। और इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट किया गया है, कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया गया है। जो एसडीआरएफ की टीम है उसने भी जो बैठकें हैं, अगर कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है जहां कुछ नुकसान होता है तो उससे निपटने के लिए तैयारी करके रखी हुई है। सभी तरीके से अलर्ट मोड पर भी हैं, ताकि जो आने वाले समय में अगर मौसम बिगड़ता है तो उसको काबू में किया जा सके। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में निसर्ग तूफान के कारण थोड़ा जल्दी जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ हैं वो अब नज़र आने लगी। हालांकि मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून तक पहुंचने के आसार हैं। रोमिता, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वासु। तो देखिए, निसर्ग का रुख अब मध्य प्रदेश की तरफ। हालांकि तूफान की जो ताकत है वो कम हुई है, उसकी रफ्तार कम हुई है, लेकिन 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। जबलपुर से खबर है, जहां पर शराब विवाद को लेकर आज फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आज सरकार के वकील अपना पक्ष रखेंगे। सरकार की तरफ से जो भी पक्ष होगा वो सरकारी वकील रखेंगे। आपको बता दें कि कल भी 4 घंटे तक दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। कोर्ट ने ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच जो खींचतान चल रही है वो थमने का नाम लेती नजर नहीं आ रही है। हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई है और आज सरकार अपना पक्ष रखेगी।
कल ठेकेदारों ने अपना पक्ष रखा था, आज सरकार अपना पक्ष रखेगी, लेकिन इस बीच कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि ठेकेदारों पर कार्रवाई ना हो। तो शराब विवाद को लेकर आज एक बार फिर सुनवाई का दौर। आज सरकार के वकील सरकार का पक्ष कोर्ट में रखेंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों के देर रात तबादले कर दिए हैं। इसमें छिंदवाड़ा नगर निगम के कमिश्नर राजेश शाही को जिले का संयुक्त कलेक्टर बनाया गया है। वहीं संयुक्त कलेक्टर शिवाय अड़जरिया का तबादला जबलपुर किया गया है। मंत्रालय में विज्ञान एवं विभाग के उप सचिव प्रमोद कुमार शुक्ला को उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पदस्थ किया गया है। तो वहीं देवास के संयुक्त कलेक्टर अरविंद कुमार चौहान का तबादला नीमच में हुआ। कमलनाथ सरकार के आखिर के दिनों में सागर संभाग के कमिश्नर बनाए गए IAS अफसर अजय सिंह गंगवार को राज्य शासन ने हटा दिया है। उनकी जगह पर राजस्व मंडल ग्वालियर के सदस्य जनक कुमार जैन को सागर संभाग की कमान सौंपी गई है। गंगवार दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। राज्य शासन ने मुख्यमंत्री के अपर सचिव OP श्रीवास्तव को संचालक जनसंपर्क के प्रभार से मुक्त कर दिया है। श्रीवास्तव कमलनाथ सरकार में संचालक जनसंपर्क बनाए गए थे। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में 24 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव जो से पहले होगा उसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। 17 जून को MP कांग्रेस की बैठक है क्योंकि 19 जून को चुनाव होना है। मध्य प्रदेश की 3 सीटें शामिल हैं। इसमें कमलनाथ के निवास पर सभी विधायकों की बैठक होगी। हमारे साथ विशेष संवाददाता विजय मांडगे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विजय जी, राज्यसभा चुनाव 19 जून को है और उससे पहले अब राजनीतिक दल अपनी तैयारी करते हुए कांग्रेस ने भी तैयारी तेज कर दी है। बैठक होने वाली है, क्या कुछ खास रहेगा इसमें? देखिए रोमिता, बैठक का मकसद ये है कि चूंकि विधायक चुनाव में हिस्सा लेते हैं राज्यसभा के जी, और जितने विधायक हैं अभी कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है उसके आधार पर कांग्रेस अपने विधायकों को व्हिप जारी करेगी और कहेगी कि जो उनके प्रथम और द्वितीय वरीयता प्राप्त कैंडिडेट हैं उनको वो वोटिंग करें। और प्रथम वरीयता में देखें तो हम दिग्विजय सिंह है कांग्रेस की तरफ से, और दूसरे जो है फूल सिंह बरैया हैं कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। तो ये बैठक जो है इसी वजह से है। और दूसरा, इस समय जो तीसरी सीट है राज्यसभा की उसको लेकर काफी उठापटक है। और ये जो बैठक इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि चूंकि 2 दिन पहले ये बैठक हो रही है तो इसीलिए अहम हो जाती है कि जो 19 तारीख को चुनाव होगा उससे पहले क्या रणनीति है वो इस बैठक में सामने आ सकती है कांग्रेस की। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो 19 जून को मध्य प्रदेश की जो 3 सीटें हैं उस पर राज्यसभा का चुनाव होना है। पूरे देश में 18 सीटें हैं जिस पर 19 जून को चुनाव होगा और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अब तैयारियां तेज कर दी गई हैं। विधायकों की बैठक 17 जून को है। MP कांग्रेस की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण राज्यसभा चुनाव के लिहाज से। तो वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बिसात भी बिछने लगी है। बीजेपी राजनीतिक तौर पर मालवा के भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय को बड़ी जिम्मेदारी दे चुकी है। चंबल ग्वालियर में महाराज ही हैं। सोशल मीडिया पर तो कांग्रेस की तैयारी दिखती है, लेकिन मैदान की रणनीति का खुलासा होना भी बाकी है। ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। मालवा निवाड़ में अपने खास रणनीतिकार और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को 5 सीटों पर उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है। सभी 24 सीटों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा चेहरा तो है ही। चंबल ग्वालियर की 16 सीटों पर वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रभात झा पर दारोमदार होगा। वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और पूरे प्रदेश को देखेंगे। वो जहाँ भी जरूरत होती है, पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक बड़े नेता हैं हमारी पार्टी। विजयवर्गीय भली पश्चिम बंगाल में ज्यादा वक्त दे रहे हों, लेकिन प्रदेश में उनका पूरा दखल है। हाटपीपलिया सीट पर उभर रहे विरोध के स्वर उन्होंने ही कंट्रोल किए। देखिए, डैमेज हो तो डैमेज कंट्रोल किया जाता है।
डैमेज ही नहीं था। दीपक जी क्या, दीपक जी कोई आज के कार्यकर्ता है? उनके पिताजी कितना बड़ा नाम है। यदि उनके बेटे पे यदि हम कोई शक कर रहा है तो ये उसकी राजनीतिक ना समझिए। सांवेर सीट हम पहले से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। सिर्फ सांवेर ही नहीं, सारे उपचुनाव हम जीतने वाले हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया। प्रेमचंद गुड्डू के पार्टी छोड़ने के बाद मालवा में बीजेपी की ये बड़ी प्लानिंग मानी जा रही है। इससे कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है, लेकिन कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है। बीजेपी के असंतुष्टों पर दांव लगाने के साथ उसे सहानुभूति लहर का फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की जनता के साथ छला हुआ है। जिस तरह से मजदूर किसान परेशान हो रहा है, किसान परेशान नहीं होता, लंबी लंबी लाइन नहीं लगती, उसका गेहूं नहीं तुलता, बिजली के बड़े बड़े बिल नहीं आते, तो मैं समझता हूँ परमात्मा साथ नहीं है और परमात्मा कांग्रेस साथ, कमलनाथ जी के हम लोग साथ हैं, इसलिए हम 24 की 24 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के दावे अपनी जगह है, लेकिन ये चुनाव दोनों के लिए करो या मरो वाला होगा। कांग्रेस के लिए चुनाव बीजेपी से बदला लेने का बड़ा मौका है। उधर सरकार गिराने के आरोप झेल रही बीजेपी भी उपचुनाव से साबित कर सकती है कि जनाधार उसके साथ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सत्ता के संग्राम में कौन किसे मात देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कोरोना महामारी के संकट काल में भारत पहली बार किसी देश के साथ डिजिटल तकनीक के जरिए सीधी वार्ता करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन आज वर्चुअल शिखर बैठक के जरिए एक दूसरे से मौजूदा वैश्विक संकट और आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। नई परिस्थितियों में दोनों देश अपने व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों के तमाम पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दो लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत और ऑस्ट्रेलिया ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे के साथ समझ विकसित की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों की समीक्षा, व्यापार और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य पर इस बैठक में चर्चा होगी। एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने से संबंधित करार की आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ कोविड-19 से मुकाबले के लिए उठाए गए कदमों पर भी इस वर्चुअल बैठक में चर्चा होगी। तो देखिए, इन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें शामिल हैं और आज ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बीच में ये बैठक होने जा रही है वर्चुअल तरीके से। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी विवाद में भारत की चौतरफा रणनीति का असर दिखाई देने लगा है। 5 मई से ही आक्रामक रुख अपना रही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बीते 3-4 दिनों से इलाके में कुछ विशेष हलचल नहीं कर रही है और शांत है। PALA ने उन इलाकों में पीछे हटना भी शुरू कर दिया है जहां उसने पिछले कुछ दिनों में आक्रमण किया था। वहीं अन्य जगहों पर उसने सैनिक बढ़ाने या आक्रामक रुख अख्तियार करने जैसी कोई बड़ी गतिविधि भी नहीं की है। हालांकि पेट्रोल पॉइंट 14, गोगरा पोस्ट और फिंगर 4 के पास अभी भी चीनी सैनिक डटे हुए हैं। आपको बता दें कि गलवन नाला इलाके में चीनी सैनिक काफी आगे तक आ गए थे, जबकि पहले कभी जगह पर कोई विवाद नहीं रहा है। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बातचीत से पहले चीनी सैनिकों के रुख में यह बदलाव एक पॉजिटिव संदेश देता है। वैसे विवाद शुरू होने के बाद से अब तक भारत और चीन के बीच 10-12 दौर की बातचीत हो चुकी है। भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को किसी भी वक्त भारत लाया जा सकता है। ब्रिटेन में उसके प्रत्यार्पण की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। मुंबई में माल्या के खिलाफ केस दर्ज है और ऐसे में उसे मुंबई लाया जाएगा। 9,000 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट मामले में विजय माल्या भारत में वांटेड है। 2 मार्च 2016 को विजय माल्या भारत छोड़कर लंदन पहुंचा था।
अगस्त 2018 में ब्रिटेन की कोर्ट ने माल्या के मामले में सुनवाई की और इस दौरान जांच एजेंसियों को उस जेल की जानकारी पेश करने को कहा था जहां भारत में माल्या को रखा जाना था। तब जांच एजेंसियों ने मुंबई की आर्थर रोड जेल का वीडियो भी लंदन की कोर्ट में दिखाया था। जांच एजेंसियों ने कहा था कि 2 मंजिला इस जेल में माल्या को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। कोरोना वायरस संकट के बीच आज एक बार फिर से केंद्र कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2 अध्यादेशों को मंजूरी दे दी गई है। ये कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें 2 अध्यादेश जिन्हें मंजूरी दी गई है। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम और APSC अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे। अब देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा। इसके अलावा कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म करने को अनुमति दे दी गई है। सिर्फ अति आवश्यक परिस्थिति में ऐसा किया जा सकेगा। तो मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों को बड़ी राहत दी गई है। मंडी कानून में संशोधन किया गया है। सरकार ने किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा को खत्म किया गया है। किसानों की 50 साल पुरानी मांग इस कैबिनेट बैठक में पूरी हो गई है। और देखिए, इस वक्त कोरोना वायरस पूरे देश में कोहराम मचा रहा है। इस वक्त संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है और हम आपको ये बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के कहां कितने मामले हैं। इस वक्त कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 लाख के पार है। और देखिए, ये मैप है इंडिया का जिसमें आप देख सकते हैं कि किस राज्य में कितने केसेस हैं। महाराष्ट्र में देखिए 72,000 से ज्यादा केसेस हैं। ये सबसे डराने वाला आंकड़ा है। इसके बाद आप तमिलनाडु को देखिए। तमिलनाडु में इस वक्त 24,000 से ज़्यादा केस हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर गुजरात की बात करें तो 17,000 से ज़्यादा केसेस हैं। यहाँ पर हरियाणा में 2,000 से ज़्यादा केसेस हैं। राजस्थान में 9,000 के ऊपर यह आंकड़ा है। दिल्ली भी सबसे ज़्यादा प्रभावित है, 22,000 से ज़्यादा केसेस हैं। मध्य प्रदेश 8,000 से ज़्यादा केसेस हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में भी अब दिन ब दिन संख्या मरीजों की बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर भी 8,361 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 6,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो वहीं आंध्र प्रदेश में भी 3,000 से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हिमाचल में देखिए, शुरुआती दौर में वहाँ पर एक भी केस नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर केसेस की संख्या बढ़ने लगी है। हिमाचल के सारे जिले कोरोना की चपेट में है। 345 केसेस हैं वहाँ पर। उत्तराखंड में 1,000 से ज़्यादा मामले हैं। जम्मू कश्मीर 2,000 से ज़्यादा मामले और लद्दाख में भी 80 से ज़्यादा मामले हैं। तो ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो ये बताता है कि संक्रमण किस तरीके से इस वक्त पूरे देश में अपना असर दिखा रहा है। मध्य प्रदेश में भी हालात काफ़ी ख़राब हैं। 8,000 से ज़्यादा केसेस हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदौर है, 3500 से ज़्यादा केसेस हैं यहाँ पर। इसके बाद सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले राजधानी भोपाल में है। 1,500 से ज़्यादा संक्रमण के मामले भोपाल में हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित उज्जैन आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर अब लगभग जो संख्या है वो 700 के आसपास पहुंच गई है। जबलपुर, रायसेन, सागर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, ये तमाम बेल्ट जो है इस वक्त कोरोना की चपेट में है। इसके अलावा खंडवा, देवास, बड़वानी, खरगोन, धार, यहाँ पर संक्रमण इस वक्त बहुत तेजी से फैल रहा है। आर्थिक राजधानी इंदौर से खबर है, जहां पर शहर में कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लगातार आंकड़ों में अब कमी देखी जा रही है और आज जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 36 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि कल 27 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, उसके पहले 31 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे और आज भी ये संख्या 36 है। ये आंकड़ा थोड़ा राहत भरा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले औसतन 50 से ज्यादा नए मामले रोज सामने आ रहे थे, लेकिन अब इसमें एक गिरावट दर्ज की जा रही है। मेडिकल बुलेटिन में 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है और इसी के साथ कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 145 तक पहुंच गया है। इस वक्त इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3633 है। पीयूष हमारे साथ हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। पीयूष, आखिरकार अनलॉक 1 में
कोरोना की रफ्तार धीमी होती हुई इंदौर में। देखिए बिल्कुल रोमिता, ये कहा जा सकता है कि अनलॉक 1 में जो आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं वो कहीं न कहीं राहत भरे आंकड़े हैं। और पिछले 3 दिनों के हम लोग मेडिकल बुलेटिन को देखें तो इन आंकड़ों में लगातार गिरावट आई है। ये आंकड़े पहले अगर आपने देखे तो 50 से 60 और 70 के लगभग ये मरीज रोजाना पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन अब जो ये आंकड़े हैं वो कहीं न कहीं इस बात को दर्शा रहे हैं कि कहीं न कहीं कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि टेस्टिंग पीरियड भी कहा जा सकता है लॉकडाउन 1 के दौरान, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि इन 7 दिनों तक तमाम हालातों को देखा जाएगा और किस तरीके के आंकड़े यहाँ पर सामने आते हैं उसके हिसाब से ही आगे निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये राहत भरी खबर है और कोरोना संक्रमण का बढ़ते यहाँ पर खतरे के बीच में कहीं न कहीं आंकड़ों में लगातार गिरावट आ रही है। रोमिता, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लॉकडाउन ने हमारे आसपास सब कुछ बदल दिया है और ऐसे में जो अनलॉक 1 है उसमें बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं जिसके बाद बहुत सारा वो काम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप पहले की तरह करते आ रहे थे वो आप नहीं कर पाएंगे। 8 जून से शहर के मंदिरों को खोलने की तैयारी हो रही है। संक्रमण से भी बचाना है लेकिन मंदिरों में लोगों को दर्शन भी करवाना है और ऐसे में नई दर्शन व्यवस्था लागू करने की योजना की गई है। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को एक दिन पहले बुकिंग करनी होगी। इसके लिए मंदिर समिति ऐप लॉन्च करेगी। साथ ही एक टोल फ्री नंबर होगा जिस पर आप फोन कॉल कर दर्शन के लिए अपनी जगह बुक कर सकेंगे। श्रद्धालु सुबह 6:30 बजे से रात 8:15 बजे तक दर्शन कर पाएंगे बाबा महाकाल के। इस दौरान गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरीके से रोका गया है। गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही पूजा की सामग्री ले जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इस पर भी प्रतिबंध है। सिर्फ सामान्य दर्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा भस्म आरती दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का प्रवेश अभी प्रतिबंधित है। वो कहते हैं ना कि कलाकार के लिए अपनी कला जान से भी प्यारी होती है, तो यही बात वाजिद खान ने अपने जीते जी साबित भी की थी, क्योंकि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे वाजिद ने अंतिम समय तक म्यूजिक का साथ नहीं छोड़ा। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उनके भाई साजिद खान का शेयर एक वीडियो साबित कर रहा है। आप भी सुनिए। साजिद भाई के लिए तो एक ही गाना गाऊंगा मैं। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आओगे, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। कट्टू मैं हूँ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग। दर दर द द द, डर डर डा 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 डा। मेरी अपनी दुनिया है, मेरे अपने नजारे, आजाद परिंदा हूँ, मैं अपने रब का बंदा हूँ। मैं हूँ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग। Love you, brother.